हेलो, नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं आपके साथ सोनिका सिंह और मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। तो रोजाना की तरह आपके सामने मैं और मोनिका हाजिर हो गए हैं जैसे ही घड़ी में सुबह के 11 बजते हैं और आपको भी अपना वादा यूं ही डेली निभाना है। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे तमाम खबरों पर। लेकिन सबसे पहले मोनिका, हमारे दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। और सोनिका, मुझे रात से ही इंतजार था क्योंकि मंदिरों की सजावट रात से शुरू हो जाती है और घर पर बाल गोपाल यदि होते हैं, लड्डू गोपाल, तो घर पर झूला बनना शुरू हो जाता है, पकवान बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये पूरी जो तैयारियां हैं वो रात से शुरू हो जाती हैं और बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये बहुत ही प्यारा दिन है। और भगवान कृष्ण का जीवन तो वैसे भी ऐसा रहा है कि हमें बहुत सीख मिली है उनके जीवन से। चाहे उनका बचपना देख लो, युवा अवस्था देख लो, हर वक्त मतलब कुछ ना कुछ उनके जीवन से हमें सीखने को ही मिलता है। बिल्कुल। और अब तो मुझे आज रात का इंतजार है क्योंकि रात की जो सजावट होती है ना, आज वो बेहद अनोखी होती है, भव्य होती है, खूबसूरत होती है। और जब भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को हम देखते हैं। लेकिन अब मोनिका, हम खबरों पे भी बातें कर लेते हैं कि कौन कौन सी खबरें अब हम दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं जो मोनिका और सोनिका के नजर से आप देखने वाले हैं। बिल्कुल। तो हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें तो बताएंगे, लेकिन साथ में वो खबरें बताएंगे जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं वो कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली है जिन पर आज हमारी नजर होगी। सोनिका, आज की बड़ी खबर क्या है? देखिए, आज की जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है ना, वो दरअसल इंटरनेशनल खबर है एक। सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्रेन के आक्रोश की। ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस की एक बहुमंजिली इमारत को ड्रोन से निशाना बनाया गया और तस्वीरें भी सामने आई है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि इस घटना ने 9/11 वाली आतंकी घटना की याद दिला दी है। आप क्या बताएंगे मोनिका? और सोनिका, बताने वाली हूं मैं कि आज पूरा देश किस तरह कान्हा का इंतजार कर रहा है। मथुरा की बात करें या फिर लखनऊ की, हर जगह जन्माष्टमी की धूम है। आपको हम तस्वीरें भी दिखाने वाले हैं। बिल्कुल। और अंत में आपको दिखाएंगे कि मानसून की मार में कैसे पूरे देश के हालात बिगड़े हुए हैं, कहां कहां जलभराव की स्थिति बनी हुई है और लोगों के सामने किस तरह की दिक्कतें आ रही है। लेकिन शुरुआत में मोनिका बताइए कौन सी खबर सबसे पहले? सोनिका, सबसे पहले हम रूस और यूक्रेन की बात कर लेते हैं, जहां इस जंग को 2.5 साल तो हो गए हैं, इससे भी ज्यादा का वक्त हो गया है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है वो वाकई बहुत भयावह है। यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के कई शहरों में तबाही मचाई और इस हमले को साल 2001 में हुए 9/11 हमले की तरह ही बताया जा रहा है। क्योंकि सोनिका, उस वक्त भी हमने देखा था कि 2 नागरिक इसमें बुरी तरह झुलस गए हैं, घायल हुए हैं। और इस हमले की जानकारी क्षेत्रीय गवर्नर ने दी। जो तस्वीरें आप दिख रहे हैं ये बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, जो वीडियो सामने आया है, इस वीडियो के मुताबिक ये जो रूस की इमारत आप देख रहे हैं मोनिका, ये वहां की सबसे बड़ी इमारत है और इसी पर सीधे ये अटैक हुआ है। तकरीबन ये सबसे ऊपरी मंजिल पे ये अटैक हुआ, ये जानकारी मिल रही है। इस वीडियो में ये नजर भी आ रहा है, ये पूरी जो मंजिल है उसका सबसे ऊपरी हिस्सा है। कई लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन ये जोरदार ये अटैक रहा, इस बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। इन तस्वीरों को देख के समझ में आ रहा है कि जाहिर सी बात है जो लोग उस वक्त अंदर मौजूद रहे होंगे उनमें भी हड़कंप मचा होगा, लोग दहशत में भी आए होंगे। 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है। लेकिन आजकल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वीडियोस आ रही हैं, देख के लग रहा है कि यूक्रेन फिलहाल रूस पर बढ़त बनाए हुए हैं। क्योंकि यूक्रेन की तरफ से एक के बाद एक हमले रूस पे हो रहे हैं। वही रूस जो हमेशा यूक्रेन को इस बात की चेतावनी देता रहा कि अगर हमले रुके नहीं तो रूस का जो रुख होगा वो आगे और बदला हुआ होगा और तेज हमले यूक्रेन पे किए जाएंगे। लेकिन इन दोनों जो वीडियोस आ रहे हैं इनमें साफ तौर पे दिख रहा है कि यूक्रेन किस तरह से रूस पे लगातार हमले कर रखा गया। एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं जो रूस की हैं कि यूक्रेन कैसे हमले कर रखा गया। कुछ और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और वहीं जानकारी है कि टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर सारातोव के गवर्नर रोमन बुर्सरगिन ने कहा कि इमरजेंसी सेवाएं राजधानी मॉस्को से कई 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित क्षेत्र के प्रमुख शहरों सारातोव और तमाम जो स्थल है वहां पे जो प्रभावित स्थल है वहां पहुंच गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि महिला को अस्पताल ले जाया जा चुका है जो इस हमले के दौरान घायल हुई थी। इन तस्वीरों का आप देखिए, ये रूस के सारातोव की तस्वीरें हैं। चारों ओर जो मंजिल में अटैक हुआ था, जिस बिल्डिंग में, उसके जो टुकड़े हैं, जो मलबे हैं, वो नजर आ रहे हैं। बहुमंजिला ये इमारत है। यूक्रेन की तरफ से ये हमला किया जाता है। ये 2 तस्वीरें हैं जो
रूस में हमले की सामने आ रही हैं। दो तस्वीरें मोनिका, एक हमले से पहले की और फिर उसके बाद की। बिल्कुल सोनिका, और इन तस्वीरों को देखकर कोई भी सहज जाए। और जब भी किसी देश में हमला होता है तो न सिर्फ उस देश को नुकसान होता है, उसकी सेना को नुकसान होता है, बल्कि उसकी जनता को नुकसान होता है। और हमने देखा कि किस तरह यूक्रेन में जब हमला हुआ, कई लोग पलायन को मजबूर हुए, कई लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपनों को खोते हुए, रोते हुए देखा है। और ये धमाके की तस्वीरें वहां की दास्तां बयां कर रही हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपके सामने ही है, लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस में विमान सेवा रोक दी गई है। सारातोव हवाई अड्डे का फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। ड्रोन अटैक के बाद रूस ने ये फैसला लिया है। सारातोव में बिल्डिंग पर यह ड्रोन हमला होता है। हमले में 2 लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है और इसी हमले के बाद रूस में विमान सेवा को फिलहाल रोक दिया गया है। सारातोव हवाई अड्डे का फ्लाइट ऑपरेशन फिलहाल बंद है। और ऐसे में क्योंकि यूक्रेन जो एक के बाद एक हमला रूस पे कर रहा है, इससे साफ पता चल रहा है मोनिका कि रूस की तरफ से भी बड़ा हमला यूक्रेन पे हो सकता है। बिल्कुल सोनिका, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ये हमला हुआ और इस हमले में 2 शख्स घायल हुए हैं, ऐसे में अब वहां रूस की तरफ से भी बड़ा हमला हो सकता है, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। और तस्वीरें भी कुछ यही बयां भी कर रही हैं। और जाहिर सी बात है, इस युद्ध को लेकर अगर हम समझे तो कोई भी बातचीत, यानी कि 2 देशों के बीच जो समस्याएं चल रही है मोनिका, अगर वो टेबल पर हल नहीं हो पा रही है तो उसका अंजाम युद्ध के तौर पर पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक और खबर इस वक्त सामने आ रही है। रूस यूक्रेन के हालात तो हमारे सामने हैं ही, लेकिन अब बात हम करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट अब जारी हो चुकी है। पहली लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम अब सामने आए हैं। माता वैष्णो देवी से रोहित दुबे को टिकट दिया गया है। पुंछ हवेली से चौधरी अब्दुल गनी को टिकट दिया गया है। तो लगातार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां और तेज हो गई है मोनिका। बिल्कुल सोनिका, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम अगर हम आपको बता दें तो पहले चरण में 18 सितंबर को 24 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 25 सितंबर को 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर वोटिंग होगी। हरियाणा के साथ ही वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी और इसकी तैयारियां भी सोनिका तेज हो चुकी है। और जम्मू कश्मीर में आ चुकी है। बिल्कुल सोनिका, 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस लिस्ट में 44 प्रत्याशियों के नाम हैं। किश्तवाड़ से शगुन परिहार को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में वे इकलौती महिला प्रत्याशी हैं। लिस्ट आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में मतदान होने जा रहे हैं। नतीजे 4 अक्टूबर को सबके सामने होंगे। जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा यहाँ 46 का है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद यह पहला विधानसभा का चुनाव है और अपने आप में ये चुनाव अब बेहद अलग होने जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल चुका है। यहाँ पे धारा 370 यहाँ पे हटती है। इसके बाद तमाम इन दिनों में तो आतंकी घटनाएं भी मोनिका लगातार हो रही है। इन सबके बीच चुनाव अब होने जा रहा है। पहले सूची में तीनों चरणों के मतदान वाली सीटों के लिए नाम जारी किए गए हैं। बीजेपी ने पामपोर से सैयद शौकत गयूर को टिकट दिया है। राजपुरा से अर्शिद भट्ट, शोपिया से जावेद अहमद कादरी को उतारा गया मैदान में। अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी को उतारा गया है, तो वहीं अनंतनाग से अधिवक्ता सैयद वजाहत को उतारा गया मैदान में। अनंतनाग पूर्व से वीर सराफ मैदान में है और इन सभी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। और इस खबर पे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम अपडेट लेते हैं। हमारे साथ रमन सैनी जुड़े हुए हैं, तो वहीं आयुषी आपको नजर आ रही है। रमन, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तो लगातार जारी ही है, तेज हो भी गई है। बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। इस लिस्ट में आपने क्या देखा है कि नेताओं को टिकट दिया गया है? क्या कुछ पुराने चेहरे भी शामिल किए गए या फिर टिकट कटा है उनका? देखिए, ये लिस्ट जो 90 विधानसभा सीटों पर जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और पहली लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो सूची में शामिल किए गए हैं। इन 44 विधानसभा सीटों में 24 विधानसभा सीटें जो पहले फेज में जहां 18 सितंबर को चुनाव होने हैं, उनमें से 24 में से 15 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से 8 विधानसभा सीटें जो हैं वो चिनाब वैली, जो डोडा, किश्तवाड़ और रामबन का इलाका पड़ता है, वहां से उम्मीदवार उतारे हैं और 7 उम्मीदवार कश्मीर घाटी यानी कि
साउथ कश्मीर से जो है उतारे हैं। लगभग 7 से 8 ऐसे कैंडिडेट होंगे फर्स्ट फेज में, जहां पर इंडिपेंडेंट को भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर समर्थन दे देगी। सबसे बड़ी बात जो ये है, हम पहले भी बता रहे थे कि करीबन 4 से 5 ऐसे कैबिनेट रैंक के जो मंत्री थे जिनको 2014 में जब सरकार बनी थी पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, उनका पत्ता साफ हो सकता है और वही हुआ है। डॉक्टर निर्मल सिंह जो जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम रहे हैं, उनको इस बार उम्मीदवार की जो सूची है उसमें जगह नहीं मिली है। कविंद्र गुप्ता, हालांकि बाहू सीट जो गांधीनगर सीट है, यहां से उन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था, उस सीट में अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि उनको भी इस बार सूची में जगह नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ में बाली भगत हैं जो एससी कैटेगरी से आते थे और दोमाना विधानसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की थी, वो उनका भी नाम जो है वो काट दिया गया है। सत शर्मा जो जम्मू कश्मीर के यहाँ पर प्रधान भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका वो जम्मू वेस्ट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनका भी जो है नाम काट दिया गया। साथ साथ में सुखनंदन चौधरी जो मढ़ विधानसभा सीट से जिन्होंने जीत हासिल की थी और काफ़ी अच्छे वोटों से वहां जीत कर आए थे, और उनका भी नाम जो है इस बार सूची से हटा दिया गया है। यानी कि और सबसे बड़ी बात, जो जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, अभी तक उनके नाम पर भी जो है संशय बना हुआ है। हालांकि उन्होंने नौशहरा विधानसभा सीट से पिछली बार चुनाव लड़ा था, अभी तक वो सीट डिक्लेयर नहीं की गई है। अभी जम्मू की अगर हम बात करें तो 43 विधानसभा सीट में से 36 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। जो 44 विधानसभा सीटें जिनके उम्मीदवार घोषित की गई हैं आज, उसमें से 14 मुस्लिम चेहरे जो हैं वो उनको उम्मीदवार बनाया गया, यानी कि 30 हिंदू और 14 मुस्लिम हैं। इसके साथ साथ में जो सबसे बड़ा नाम इस समय आ रहा है वो किश्तवाड़ से एक महिला मात्र जो उम्मीदवार बनी है, जिनका नाम शगुन परिहार है। मैं आपको बता दूं 2018 में किश्तवाड़ के अंदर परिहार ब्रदर्स की हत्या हुई थी, जिनको टेररिस्ट ने गोलियों से भून दिया था। उनकी बेटी अजीत परिहार की ये बेटी हैं, जिनको इस बार किश्तवाड़ विधानसभा सीट से जो है वो टिकट मिली है। सुनील शर्मा जो पार्टी के अंदर एक बहुत अच्छा कद रखते हैं, जम्मू कश्मीर के सचिव भी हैं, साथ साथ में आरएसएस के बहुत नजदीकी हैं, इनको पाडर नागसैनी से जो है वो जगह मिली है। शक्तिराज परिहार को पिछली बार भी डोडा से जो है वो सीट मिली थी, इस बार उनको डोडा ईस्ट, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद रमन ये बताएं कि वहां पर एनसी और कांग्रेस पार्टी को लेकर घमासान मचा हुआ है। केसी वेणुगोपाल वहां पर पहुंचने वाले हैं ताकि मामले को सुलझाए, कब तक पहुंचेंगे केसी वेणुगोपाल? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप में जिस तरीके से जब राहुल गांधी का दौरा जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था और राहुल गांधी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मिले थे, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने यह ऐलान कर दिया था कि यहाँ पर 90 विधानसभा जो सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, उन 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हमारा गठबंधन हो गया है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर जो है वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन कई ऐसी सीटें जो हमें जानकार बता रहे हैं जो हिंदू हार्ट बेल्टेड है, जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो एक असमंजस की स्थिति बन गई है, संकट का बादल जो है वो हो सकता है। रमन, मैं आपके पास लौट रही हूँ। जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर केंद्र शासित प्रदेश में 8 रैलियां करेंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर के भाजपा चुनाव प्रभारी राम माधव और जे किशन रेड्डी आज केंद्र शासित प्रदेश पहुंचेंगे। इन चुनावों में भाजपा किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और कश्मीर घाटी की उन विधानसभा सीटों पर मजबूत निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करेगी जहां पार्टी चुनाव नहीं लड़ने वाली है। आयुषी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, जो दिल्ली में बीजेपी की रणनीतियों पर नजर रख रही हैं। आयुषी, समझाइएगा, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी लगातार बैठक कर रही है, रणनीति बनाई जा रही है जम्मू कश्मीर को लेकर। किस तरह की रणनीतियां आप देख रही हैं, कैसे तैयारियां हो रही हैं? जी बिल्कुल, कल देर शाम तक या यूं कह ले देर रात तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों पर जिन उम्मीदवारों को उतारना है उसको लेकर मंथन चली। उसके बाद कई नामों पर मोहर लगा और ऐसे में जैसे ही बैठक खत्म हुई उसके बाद जो रविंद्र रैना है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी लगभग आधे घंटे 45 मिनट तक बात हुई। बातचीत में उन्होंने बताया कि किस तरीके से बीजेपी इस बार जम्मू कश्मीर को देख रही है और क्या रणनीति के तहत जो चुनाव है वो लड़ने जा रही है। देखिए, 90 विधानसभा सीट हैं, लेकिन बीजेपी अभी तक इस चीज को लेकर सोच नहीं पाई है कि उनको 90 पे लड़ना है और पूरी उम्मीद है कि वो पूरे के पूरे 90 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में अगर जम्मू की बात कर ले तो बीजेपी कहीं ना कहीं जम्मू के लिए आश्वस्त है, जम्मू की कई सीटों के लिए, लेकिन कश्मीर घाटी की अगर बात कर ले तो घाटी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है आज के समय में। और घाटी पे जो उम्मीदवार उतरेंगे उसमें कई ऐसे भी हो सकते हैं जो निर्दलीय चेहरे के रूप में उतरे, जिनको जो बीजेपी बैनर के अंतर्गत ना हो। और ऐसे में आपको बता दें कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने खुद कहा कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि
हालांकि जो भी बात हुई थी हमारी व्यक्तिगत तौर पे हुई थी, लेकिन उससे ये जरूर पता चला कि इस बार जो चेहरे लाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में वो विधानसभा के उन तमाम मतदाताओं को मद्देनजर रखते हुए कहाँ पे किनकी आबादी ज्यादा है, इन तमाम चीजों को बीजेपी रख रही है। बिल्कुल अर्शी, तो इस बार जो जम्मू कश्मीर का चुनाव है ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और साथ ही सोनिका, हमें ये भी समझना होगा कि हाल ही में पीएम मोदी ने 15 अगस्त पर यह ऐलान किया था कि कुछ ऐसे नए चेहरे राजनीति में आने चाहिए जिनका राजनीति के उनसे उनका परिवार जुड़ा ना हो, यानी कि फ्रेश ब्लड की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है कुछ नए चेहरों को इस बार अवसर बीजेपी जरूर देगी। बहुत शुक्रिया आयुषी रमन, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सोनिका, बात कर लेते हैं जन्माष्टमी की। देश भर में जन्माष्टमी मनाई जा रही है और भगवान कृष्ण के भक्त उनके जन्मोत्सव को लेकर बहुत उत्साहित है। जश्न की तस्वीरें भी हम सुबह से देख रहे हैं। और सोनिका, जिस तरह एक छोटे बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहाँ पर घर हो या फिर मंदिर, गुब्बारे, फूल और रोशनी से पूरे मंदिर को सजाया गया है। कुछ लोग तो अपने घरों में लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं और इसकी तैयारी भी रात से ही चल रही है। यहाँ पर झूले बनाए गए, भगवान कृष्ण की नई पोशाक बनाई गई और भगवान कृष्ण जिनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिन्होंने हमें प्यार का असली मतलब समझाया। और इस खास अवसर पर हम जानेंगे मथुरा का क्या नज़ारा है और वहाँ की क्या कुछ तस्वीरें हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव का मौका है और श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर इस वक्त हम मौजूद हैं। एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में यहाँ पधारने वाले हैं। मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसी मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। और तस्वीरें ये भी आपको दिखा रही हैं किस तरह से जो लाखों की तादाद में भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये उल्लास, ये उमंग बता रही है कि श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर कितना उल्लास लोगों के मन में है। वो आस्था, वो प्रेम, वो विश्वास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ भक्त जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बातचीत भी कर लेते हैं। किस तरह से राधे राधे का आपने तिलक लगाया हुआ है, आज कान्हा की नगरी में आने का मौका मिला श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर, कैसा महसूस कर रहे, कहाँ से आए? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बस्ती जिला से आए हैं, बहुत खूब अच्छा लग रहा है नजारा। एक बार जोर से राधे राधे बोल दीजिए। आप कहाँ से आए? हम आगरा से। आपका नाम? प्रदीप ठाकुर। कब आए यहाँ पर? मैं हम आए परसों। कैसा लग रहा है यहाँ पर? मैम बहुत अच्छा। तो कान्हा को प्रसन्न करने के लिए, अपने प्रेम को जाहिर करने के लिए क्या करने वाले हैं? मैं हमने व्रत रखा है आज और सजाएंगे कान्हा को अच्छी तरह से। और हम जाने का मन ही नहीं कर रहा। नो मैम। देखिए भाव विभोर यहाँ पर भक्त हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ से जाने का दिल नहीं करता है। आज सौभाग्य है उनका कि यहाँ आने का मौका मिला, वो भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। व्रत भी लोगों ने रखा है। ये भी आपको बता दें कि शुभ संयोग बन रहा है क्योंकि आज सोमवार का भी दिन है। और भगवान शिव ने भी जब कान्हा का जन्मोत्सव हुआ था उस दौरान वो उनके घर पहुंचे थे एक साधु के भेष में और श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए भगवान शिव भी धरती पर आए थे। तो आज सोमवार का दिन है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, बेहद उल्लास है श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर। हर तस्वीर सबसे पहले आप देखेंगे इंडिया डेली पर। तो मोनिका, जो बाल स्वरूप होता है ना भगवान श्री कृष्ण का, उसे देखने के लिए ना हर कोई बहुत आतुर रहता है और वो पल बेहद अलग होता है, वो अनुभूति अलग होती है। वंदना और आपको यहाँ पे रजनीश सिन्हा नजर आ रहे हैं। वंदना की रिपोर्ट हमने देख ली है, मथुरा में किस तरीके का हर्षोल्लास वहाँ पे बना हुआ है। लेकिन रजनीश, जिस तरीके से आज भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना तो हो रही है, लेकिन साथ में ही हम एक गूंज पूरे देश भर में सुन रहे हैं कि नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। वहां भी मुझे लग रहा है यही गूंज होगी। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम पटना के इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरीके की धूम है उसकी तस्वीर मैं दिखाऊंगा आपको। आवाज़ बहुत साफ नहीं मिल पाएगी क्योंकि बहुत तेज यहाँ आवाज़ है, लेकिन देखिए तस्वीरों में यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस मंदिर के दर्शन कराता हूँ और लोगों के अंदर के जोश को दिखा रहा हूँ। देखिए पूरी तस्वीर इस वक्त पटना के इस्कॉन मंदिर के, जहाँ